सभी का महासंग्राम 2024 में मैं रविंद्र सिंह आज चुनाव एक्सप्रेस के साथ पहुंचा हूं राजस्थान के एकमात्र दिल्ली एनसीआर में आने वाले जिले अलवर में। और आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस बाहर आराम फरमा रही है। आराम इसलिए फरमा रही है कि बाहर जोरदार आंधी और बरसात हो रही है, लेकिन नफरत की आंधी को तोड़ते हुए हमने आपदा में अवसर ढूंढते हुए जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो मोती डूंगरी का अलवर का वो इलाका, वो जगह जहां पर एक तरफ संकट मोचन मंदिर है तो दूसरी तरफ बिना किसी दीवार के, बिना किसी रुकावट के सैयद दरबार है, सैयद शाह की यहां पर मजार है। तो जोरदार तालियों के साथ इस कौमी एकता की मिसाल को पेश करते हुए किसी न्यूज चैनल ने इस तरह से कभी प्रोग्राम पेश करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन यहां पर हमारे साथ ये बताने के लिए, क्योंकि चर्चा होगी चुनाव की, लेकिन पहले संकट मोचन मंदिर के लिए और सैयद शाह के दरबार के बारे में, इनके दरगाह के बारे में एक बात जानना चाहेंगे और अलवर के लोगों का धार्मिक मिजाज समझना चाहेंगे, उनकी एकता के बारे में जानना चाहेंगे। संकट मोचन मंदिर मोती डूंगरी क्या बताना चाहेंगे? अलवर का जो मेवात क्षेत्र है यह धार्मिक सद्भाव की जीती जागती मिसाल है। वर्षों से इस ऐतिहासिक मोती डूंगरी के जो पहाड़ी है एक छोटी पहाड़ी के रूप में है, इस पर यहाँ बजरंगबली महाराज का, हनुमान जी महाराज का मंदिर रहा है। इसके बाद यहाँ पे इसकी सैयद बाबा की जो मजार है इसकी भी स्थापना हुई और बिना किसी दीवार के दोनों धर्मों के श्रद्धालु निर्बाध भाव से यहाँ आकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपने हकीकत के फूल यहाँ पे पेश करते हैं। अली साहब, मैंने अभी देखा यहाँ पर संकट मोचन हनुमान की अभी आरती हुई और सभी भक्त आरती में शामिल होने के लिए उसके बाद फिर यहाँ बाबा की दरगाह में भी उन्होंने मत्था टेका। अली साहब बताइए क्या खासियत यहाँ की? देखो, अलवर की जो धरा है ये महाराजा भरतरी और वीर हसन का मेवाती की धरा है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक शांति से रहते हैं। बाबा सैयद बाबा की जो दरगाह है यहाँ वर्षों से ये सद्भावना का एक प्रतीक है कि एक दरगाह एक साइड में है और मंदिर एक ही, जहाँ ना बीच में कोई दीवार है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आके यहाँ मत्था भी टेकते हैं और मंदिर में आके आरती भी करते हैं और यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो ये सद्भावना की एक जीती जागती मिसाल है और अलवर के लोगों का भी दिल इसी तरह का है जिस तरह के ये यहाँ बिना दीवार के, अलवर के लोगों के अंदर भी कोई हिंदू मुस्लिम की कोई दीवार नहीं है। तो इस जिले का एक ऐतिहासिक चित्रण ये रहा है कि यहाँ हमेशा से हिंदू मुस्लिम एकता एक मिसाल रही है। लेकिन चुनाव में किसी तरह की राजनेताओं के बीच दीवार ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा आज की इस हमारी चुनाव एक्सप्रेस की स्पेशल कवरेज में शामिल मेहमानों का। बीजेपी से बनवारी लाल सिंघल साहब, पूर्व विधायक हैं अलवर शहर से, बहुत बहुत स्वागत बनवारी लाल जी। अजीत यादव जी हमारे साथ मौजूद है, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार, एक तटस्थ निष्पक्ष नजरिया रखेंगे, अलवर की तासीर की राजनीतिक तौर पर समझाने की बात रखेंगे, प्रेम पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सीधा सवाल पहले बीजेपी से ही करना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट, चूंकि यहां पर यादव वर्सेस यादव की लड़ाई यही कही जा रही है, धर्म और जाति की बात आ ही कहीं ना कहीं से जाती है और एक तरफ भूपेंद्र यादव है तो दूसरी तरफ ललित यादव है। कहा जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वो तो बाहर ही हैं, इससे पहले भी बीजेपी बाहरी कैंडिडेट लेकर आई, क्या अलवर का कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मिलता टिकट के लिए? देखिए, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े तो वो लोकल, भूपेंद्र यादव जी अलवर से जो अजमेर के रहने वाले हैं वो अलवर से चुनाव लड़े तो बाहरी। ये दिमाग फिर गया है इन कांग्रेस। हरियाणा का बता रहे हैं ना? हरियाणा कौन सा कोई लंदन में है भाई, राजस्थान हरियाणा की सीमाएं मिली हुई हैं और उनकी दोनों बहनें बुआ सब यहाँ अलवर जिले में ब्याही हुई है, उनका अलवर से लंबे समय से नाता है। ये तो क्या है कि मैं बैंगन खाऊं तो मुझको तो हजम होएगा और सामने वाला खाए तो अपच हो जाएगी। ये गलत बात है। इन कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा भी इन कांग्रेस हार के भय से बौखला गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब तक सबसे बड़े रिकॉर्ड मत से भूपेंद्र यादव जी कांग्रेस को पराजित करके राजस्थान की लोकसभा में अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। बिल्कुल, यहां पर हमारे साथ यादव साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ललित यादव विधायक हैं सिटिंग, अभी तो 4 महीने पहले विधायक बने हैं, फिर से सांसदी के लिए वोट मांगने भेज दिया उनको। कांग्रेस पार्टी नौजवान नेतृत्व दे रही है। अभी रिकॉर्ड मतों से राजस्थान के अंदर ललित यादव मुंडावर से लगभग 35,000 वोटों से जीते हैं और अब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें रिकॉर्ड वोटों से जीतने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पराजय होगी। कारण क्या लग रहा है आपको? ये तो 25 की 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाने की बात कर रहे हैं। ये सपना है बीजेपी का। अभी हाल ही के अंदर विधानसभा चुनाव हुए
और 8 जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर सीट आती हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 5 पर जीत दर्ज करी। एक सीट पर हम बहुत मार्जिन वोटों से, कम वोटों से हारे। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का मैंडेट है और लोगों का मन कांग्रेस पार्टी को वोट देने। कांग्रेस का समीकरण कहता है कि 8 सीटों पर, विधानसभा की 8 सीटें जो भरतपुर जिले के अंदर, अलवर जिले के अंदर आती हैं, उनमें से 5 पर कांग्रेस जीती। इस हिसाब से आपके कैंडिडेट की दाल गलने वाली नहीं है, बीजेपी हारेगी यहां पर। देखिए, ये चुनाव लोकसभा का है। ये देश के और दुनिया के नेता नरेंद्र मोदी के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ये वो चुनाव है। इनके पास कोई नेता नहीं, इनके पास कोई नीति नहीं, और जो नेता इनके बचे थे वो समय रहते भारतीय जनता पार्टी में दौड़ दौड़ कर, कूद कूद कर, कांग्रेस की थी हालत हो जाएगी। ईडी, आईटी, सीबीआई लगाई हुई है, इसलिए बोल रहे हैं दौड़ दौड़ कर कूद कूद कर आ रहे हैं। एक समय था, मैं अभी इनकी खुशी काफूर कर देता हूं, एक समय था सीबीआई को कांग्रेस का तोता कहा जाता था। ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा जेलों में जाएगा। इन कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार करके इस देश को खोखला कर दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चंद लोग जो अभी बचे हैं ना, उनको ये लग रहा है या तो समय रहते इधर उधर हो जाओ, अन्यथा ईडी, सीबीआई। ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार पहले तो तोते की बात हुई और अब वॉशिंग मशीन की बात हो रही है। जनता किसकी सोचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ मुद्दे नहीं है, और ये ईडी और सीबीआई को अगर हटा दे और कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं भाजपा कांग्रेस युक्त बनने जा रही है। इनके पास पूरे देश के अंदर कैंडिडेट नहीं है। राजस्थान का अगर हम बांसवाड़ा ले, तो आपको फक्र हो रहा है कि भाजपा कांग्रेस युक्त होने जा रही है, आपका घर खाली हो रहा है? नहीं, मुझे फक्र नहीं हो रहा, मुझे इन पर दया आ रही है। ये जो 400 सीट की बात करते हैं, इनके पास देश में कैंडिडेट नहीं है, इनके खुद के कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस से उधार ले लेकर जा रहे ईडी का और सीबीआई का भय दिखाकर। लोगों की आवाज आई, लोगों से पूछते हैं, बिल्कुल यहाँ पे कहा। और हाँ बोलिए। कांग्रेस में लोगों को अपना भविष्य धूमिल नजर आ रहा है। लोग बाग कांग्रेस छोड़ छोड़कर ऐसे कदर भाग रहे हैं। आज भी कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। इससे पहले डॉक्टर करण सिंह जी जैसा बड़ा व्यक्ति जो कांग्रेस का चेहरा माने जाते थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस के पास कुछ दिन बाद ये स्थिति होगी, कांग्रेस ही बताओ और इनाम पाओ। कांग्रेस नाम का एक सेकंड, ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लो? लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही है, जब लगता है कि हमारे पास कोई नेता नहीं है जिस नेता का विजन हो, ऐसे नेता के पीछे कोई चलना पसंद नहीं करता। कांग्रेस का इतिहास आजादी का इतिहास है। इस देश का आजादी का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, और भारतीय जनता पार्टी का इस देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस इतिहास बनकर रह जाने वाली है। लोग पढ़ेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पार्टी कॉल्ड कांग्रेस। कौन इतिहास बनने जा रहा है, कौन इतिहास लिखने जा रहा है, जनता से बैठे बैठे सवाल करते हैं। बोलिए, मुद्दों की बात हो रही है। चलिए खड़े हो जाइए जोश से, अगर आप सवाल करेंगे तो। देखिए, जैसा मेरे अभी साथी लोग बता रहे हैं ना, कांग्रेस 272 सीटें यहाँ चाहिए भी अपने, उसके लिए, किसके लिए? वो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, बहुमत। इंडिया गठबंधन है उनका, आप जानते नहीं है क्या? इंडिया गठबंधन में यही नहीं पता कि सेहरा किसके सिर पे बन रहा है, सेहरा किसके सिर पे बन रहा है। राजस्थान में जो चुनाव हुए थे, बीजेपी को पता था सेहरा किसके सिर पर बनने जा रहा है। देखिए, यहाँ कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ा गया और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। मोदी जी ने एक कार्यकर्ता को, एक संगठन में काम करने वाले को मुख्यमंत्री बनाया है। ठीक है, अरे कर रहे। कांग्रेस ईडी और सीबीआई का डर की बात करती है। इमरजेंसी को भूल गई क्या कांग्रेस? इस हिंदुस्तान को इमरजेंसी में क्या दिया कांग्रेस ने? उस समय को भूल रही है क्या कांग्रेस? क्या ये देश के लोग इमरजेंसी को नहीं देखे थे क्या? बिल्कुल एक दूसरे की बात याद दिला रहे हैं। अगर सीडी और ईडी की बात ही करते हैं तो फिर तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाना। सीडी की बात भी हो रही है यहाँ पर क्या? कई बात आ रही है ना कि ये ईडी सीडी से इनसे डरते हैं, तो अगर इनसे ही डरते हैं तो फिर बच्चों को स्कूल पढ़ाना बंद कर दें, वहाँ टीचर्स रहते हैं, तो ये तो चलेगा ही। आप जो कुछ भी करो। अलवर के मुद्दों की बात, भाई वो जहां नाराज हो रहे, आ रहा हूं, अलवर के मुद्दों की बात आपसे होगी। क्या है अलवर के मुद्दे, बताइए। कोई बात कर रहे हैं उनकी क्या? देखिए, भाजपा का जो प्रत्याशी है, मोदी की गारंटी के अलावा आपने कभी बात नहीं की कि मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। इन्होंने सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने के काम किया। मैं अलवर का रहने वाला आदमी हूं, मेरा के बात करो ना आप। अग्निवीर योजना में किसान मार दिया आप लोगों ने। अग्निवीर योजना में 4 साल, 21 साल का लड़का रिटायर आ रहा है और 70 साल का आदमी कह रहा है मुझे एक मौका दो। कैसी किसान और युवा, जी बताइए। किसान की ये मोदी सरकार ने वादा किया कि किसान की आय दुगनी करेंगे। आज किसान की हालत देख लीजिए। किसान 700 से ज्यादा किसान बॉर्डर पे आके शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने एमएसपी का वादा किया जो अब तक पूरा नहीं किया। जवान की ये बात करते हैं, जवान को 2 करोड़ रोजगार की बात की। आज आप देख लीजिए, इन्होंने 30 लाख नौकरियां जो केंद्र सरकार में खाली पड़ी है वो पद नहीं भरे, और किस जवानों को इन्होंने ठगने का काम किया है। बिल्कुल, रोजगार और किसान एक बड़ी यहाँ पर समस्या बताई जा रही है और कह रहे हैं कि इसको पूरा करना चाहिए। सर, क्या मुद्दे इस बार अलवर के चुनाव में, क्या सोच रहे हैं?
अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए आप। आज 2014 में भाजपा सांसद लाई के आज तो 2024 है ना? नहीं, मैं 2014 की बात करूं। सांसद के प्रत्याशी महेंद्र चांदनाथ जी थे, वो स्वर्ग में थे, वो स्वर्ग चले गए जी। स्वर्ग। उसके बाद उनके शिष्य को लाया गया, वो भी हरियाणा से थे। और आज यहाँ भूपेंद्र जी लाए गए। क्यों? अलवर की भाजपा के पास नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो बता रहे हैं ना कि अगर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, सोनिया गांधी यहाँ पर राज्यसभा का कर सकते हैं। एक मिनट, तो भूपेंद्र यादव भी राष्ट्रीय नेता है। यदि यहाँ का कोई एमपी लड़ता तो यहाँ का दुख दर्द जानता। इनके पास उन्होंने कुछ नहीं किया। भूपेंद्र जी 12 साल से राज्यसभा सांसद हैं। ये लोग कह रहे हैं कि बारे में कभी भूपेंद्र नहीं यादव बड़ा नेता है, वो विकास करा देगा। 10 साल से इनका सांसद था, जब क्यों नहीं हुआ? 10 साल से सांसद ने क्या काम किया? 10 साल से सांसद ने काम किया क्या? 10 साल बीजेपी ने काम किया पीछे? बिल्कुल काम किया। हाँ, बताइए ना, क्या काम हुआ है पीछे? क्या पूछ रहे थे आप? बीजेपी सांसद ने पीछे काम कुछ किया या नहीं किया? क्या काम किया? फुल दबा के काम किया है पूरा। क्या काम किया? काम ही काम है। तो आप देख लो, आप पूरे देश में नाम चल रहा है कि 3 काम गिना दो। 3 काम गिना तो पूरा काम ही काम है। बाबा बालकनाथ के 3 काम गिना दो। हाईवे को जोड़ दिया, देखो रोड आ गया, 2 मेडिकल कॉलेज खुल गए। कौन सा रोड? जो दिल्ली से जोड़ता है। जो चलिए आप बताइए। दिल्ली मुंबई हाईवे तैयार किया है। कुछ औरों को भी मौका दे। दिल्ली मुंबई हाईवे तैयार किया है। और पहला, दूसरा, 2 मेडिकल कॉलेज बने। 2 मेडिकल कॉलेज कब बने? अच्छा, आप बताएंगे, बताइए, आप बताइए। देखिए, विकास कार्य भाजपा के समय हुए हैं। आप देखिए मेडिकल कॉलेज और ये हाईवे, जो हाईवे नहीं, ये वसुंधरा के समय घोषणा की गई थी मेडिकल कॉलेज की, और ये मेडिकल कॉलेज हमारे समय में ही घोषणा की गई थी, और उस समय विधायक ये थे। ये यहाँ पर एक मिनट, हाँ, बोले। ये लोग बात कर रहे हैं लोकसभा में बाहरी की अंदर की। मैं बात करता हूँ ईआरसीपी की, पानी के लिए। ये 10 साल, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 10 साल से इनकी सरकार है, इन लोगों ने पानी के लिए राजस्थान में क्या किया? इन लोगों ने पानी के लिए आपस में नहीं, भाई मैं हूं ना, एक मिनट पानी की बात कर रहे हैं, क्या क्या दिया गया यहाँ पर, इसकी बात कर रहे हैं। मैं पहले मेडिकल कॉलेज की बताता हूँ। इनका विजन नहीं, इनके नेता को समझ नहीं। इनके नेता ने अलवर शहर के जनरल हॉस्पिटल से 14 किलोमीटर दूर ले जाके ईएसआई हॉस्पिटल टाका, और उसको आज तक मान्यता नहीं मिली इसकी संबद्धता की जनरल हॉस्पिटल। एमएसपी गारंटी पूरी नहीं की। किसानों की बात हो रही है यहाँ पे, युवाओं के रोजगार की बात हो रही है। एक मिनट सुनिए। सीबीआई में मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच हो रही है भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ, जिन्होंने गलत तरीके से 800 करोड़ रुपया बर्बाद कराया। और उसके बाद अगर उस कॉलेज की संबद्धता हो जाती, अरे सुनो एक मिनट, अगर उस कॉलेज की संबद्धता हो जाती, सरकार को दूसरा कॉलेज नहीं बनाना पड़ता, वो कॉलेज नहीं बना। ये श्रेय लेने की होड़ क्यों मची हुई है? किसने? माननीय सिंघल साहब ने जो चार्ज लगाया है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। मेडिकल कॉलेज ईसाई हॉस्पिटल का जो वर्तमान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है खड़गे साहब, ये आए थे भिवाड़ी के अंदर, और यहाँ पर हमारे ऑस्कर फर्नांडिस आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। नींव रखी गई लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का हॉस्पिटल अलवर को सौगात तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने दी। 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको ये मान्यता देने का काम नहीं किया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, मैं अब वरिष्ठ पत्रकार से एक नजरिया लेने की कोशिश करूंगा। किसानों की बात सर यहाँ पर लोग कर रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और श्रेय लेने की होड़ मची है कि जो काम हुआ भी है तो वो किसने करा है। अलवर के क्या मुद्दे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं? सुनिएगा, एक मिनट, आपस में नहीं, प्लीज। दरअसल इन चुनावों में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा अगर अलवर जिले को लेकर है तो वो है पानी का मुद्दा। चाहे अलवर शहर की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो, यह पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और पानी की सिंचाई की बात तो बहुत दूर है, यहाँ पानी पीने की भी बहुत बड़ी एक समस्या पैदा हो रही है। इन चुनावों में पानी तो 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, यहाँ पर सांसद भी बीजेपी के रहे, तो पानी की समस्या को लेकर कहा तो गया कि ईआरसीपी का वादा पूरा किया है। क्या लोगों को भरोसा हो रहा है इस पर? ईआरसीपी का वादे की बात अब की जा रही है, लेकिन ईआरसीपी के वादे में क्योंकि एक बहुत बड़ी परियोजना है, इस परियोजना का पूरा होने में भी बहुत लंबा समय लगेगा। लोगों को पानी की आज और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा पानी का अलावा विकास का मुद्दा है। यहाँ चर्चा हो रही है वोटर के बीच में, और प्रत्याशी बात कर रहे हैं इसकी। ऐसा है कि दरअसल यहाँ जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा तो ज्यादातर एक तो जातिवाद को लेकर हो रही है। कैंडिडेट चूंकि एक ही वर्ग से हैं तो लोग जातियों में अपना बांट रहे हैं।
इसके अलावा मुद्दे के ऊपर चुनाव में बात बहुत कम है। पानी की बात कही है सर ने, यहाँ पर कही है कि पानी का बड़ा मुद्दा है, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। ईआरसीपी की बात कही जा रही है, लेकिन मैंने सवाल ये किया कि 10 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार, 10 साल से आप ही की पार्टी के यहाँ पर सांसद रहे, 10 साल लग गए ईआरसीपी पर मोहर लगाने में, और यहाँ पर जैसा कहा कि सिंचाई की तो छोड़िए, पीने के पानी की भी किल्लत है। क्या आज की तारीख में भी पानी के लेकर ही यहाँ पर वोट मांगे जा रहे हैं आप? राजस्थान की सरकार ने ईआरसीपी को फुटबॉल बना के रखा पूरे 5 साल। केंद्र की सरकार से मंत्री जी भारत सरकार के मंत्री जयपुर आ गए, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, जलदाय विभाग के मंत्री छोड़िए, इनके अधिकारी तक ने जाने से वहां इनकार कर दिया और उनको बिना मीटिंग किए वहां से जाना पड़ा। और जैसे सरकार बदली है, क्या बात करते हो, जानकारी है नहीं, झूठ क्या होता है? झूठ या सच? क्या झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? आ रहा हूं, एक मिनट। झूठ या सच? झूठ या सच? झूठ या सच? पूरा सच। पहले आप बोलो, बताओ, बोलो। इनके नाम आपको व्हाट्सएप जानकारी है, कोई सच्चाई नहीं इसकी बातों में। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सब सारी बातों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए। अन्यथा अलवर का मैं बताऊं हमारे यही है, यहाँ पे कोई भी हारे कोई भी जीते, कोई बात नहीं, सभी यहीं के। पर आज तक का इतिहास रहा है पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी को अलवर ने 2 सांसद दिए हैं, ढूंढे से भी नहीं मिले, वो उनके पर्चे चिपक गए। इनका एक ही विजन है, लाखों का चश्मा, करोड़ों का सूट, सुबह शाम झूठ ही झूठ। अगर इतने ही विकास पुरुष थे तो भंवर साहब, अगर कांग्रेस ने इतना ही विकास कराया था तो भंवर साहब चुनाव क्यों नहीं लड़े? अगर इतनी हिम्मत थी तो उसमें हार के डर के मारे भंवर साहब अलवर से ही भंवर जितेंद्र यहाँ से भाग गए। 3.5 लाख वोटों से हार के इतना डर है भंवर जितेंद्र का मैदान छोड़ के भागे। भंवर जितेंद्र हार से पेपर लीक का बोल रहे हैं। पूरे 5 साल ये लोग पेपर बेचने में बिजी रहे, विकास तो बाद की चीजें थी। अरे तो यूपी में जो हुआ उसको छोड़ो, तुम तो लोकल मुद्दों की बात करो, राजस्थान की बात करो। क्या हो रही है चर्चा? ये कहाँ के हो रहने वाले? कैसी चर्चा हो रही है ये? सर ये पक्ष और विपक्ष चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का। जो कांग्रेस के जो कार्य कारनामे है वो बताए जा रहे हैं आज, तो कांग्रेस वालों को थोड़ा गुस्सा और नाराज हो रहे हैं कि जो हकीकत उनकी सामने आ रही है। कि आपका क्या मुद्दा है? मेरा तो मुद्दा यही है कि नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है हादसा वो नहीं होना चाहिए। जो पेपर लीक का मामला है, बेरोजगारी फैल रही है। कैसी सरकार हो? बीजेपी की सरकार हो। कैसी सरकार हो? कैसा प्रत्याशी एमपी बने? क्या मुद्दे हैं? विकास के मुद्दे तो कोई लेता नहीं है। सनातन धर्म की जो रक्षा करेंगे, जो राम को लाए हैं। बताइए क्या मुद्दा है? हाँ ठीक है, एक मिनट अब सुनते हैं यहाँ पर। हाँ बोलिए। तत्कालीन सांसद बाबा बालकनाथ जी के परिवारजन ईएसआई में नौकरी लगवाते हुए पकड़े गए, उसका आज तक नहीं। ये भ्रष्ट लोग हैं। कहाँ पकड़े गए? ईएसआई अस्पताल में एनसीडी ने बंद किया उनको। ठीक है, एक मिनट। अच्छा हाँ, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, सनातन धर्म के ऊपर आघात किया है। जब भी सनातन धर्म की हमारे यहाँ जब भी काम हुए, हमारी जो भी यात्राएं निकली, उन पे बांटे फिकवाने का काम किया है। इन्होंने गाय काटने का काम हम यहाँ पर लेकिन मुद्दों की बात और करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। भंवर जितेंद्र साहब को चुनाव नहीं लड़ने का मन किया, क्या वो बोल रहे हैं कि यहाँ से भाग गए? नहीं, भंवर जितेंद्र सिंह जी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। भंवर जितेंद्र सिंह के रिकमेंड पर नौजवान नेता को टिकट दी गई है। पेपर लीक को लेकर यहाँ युवा नाराजगी जता रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हुए। अरे इनके तो 8वीं कक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी वर्तमान में 8वीं का जो बोर्ड है, बीजेपी के राज में पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। ये इसी बीजेपी के राज के सही रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे आपके दिखाए रास्ते में सही जा रहे हैं क्या ये? हमारा रास्ता सही था, इनका रास्ता गलत है। मतलब पेपर लीक आप इन्होंने एसआई के पेपर लीक कराए, कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा, तो आप कह रहे हैं कि 8वीं क्लास का पेपर लीक बीजेपी की सरकार में हो रहा है। मेरी एक बात सुनिए, 5 वर्ष का यानी 1 साल में 4 टर्म मान लीजिए, 3-3 महीने के 19 पेपर लीक किए इस सरकार ने राजस्थान के युवाओं की गर्दन पर छुरी चलाने का काम किया। इस सरकार ने एसएससी के पेपर, कोई पेपर नहीं छोड़ा इन्होंने। और तो और छोड़िए, राजस्थान की कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने परिवार के सारे लोगों को आरएएस में पास करा दिया। लेकिन अभी आरोप लगाया, लेकिन यहाँ पे आरोप लगाया
हाँ, इस पे जवाब मैं लूंगा, इस पे जवाब। गोविंद सिंह डोटासरा पे जो आरोप लगाए, लेकिन वहां पर सवाल पूछा गया कि बाबा बालकनाथ के भाई भी एसआई की भर्ती के घोटाले में नाम शामिल सामने आया उनका। ये इनका राजनीतिक षड्यंत्र है। राजस्थान की आप जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, 100% राजनीतिक षड्यंत्र है इनका। अब क्या है वो आपके मंत्री तो कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा को और पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे। जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया खुलेआम घूम रहे, प्रचार कर रहे हैं। पकड़ के दिखाओ उनको अगर कोई आरोप है तो। ये तो पाक साहब बता रहे हैं अपने आप को। क्या भाई, अगर गोविंद सिंह डोटासरा पर सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा सुनिए गोविंद सिंह डोटासरा अगर दोषी है, भाजपा की सरकार है, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाती? हम जांच के लिए तैयार हैं, हम जांच के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी अंदर जाएंगे। आज ही बयान है हमारे मंत्री जी का, गोविंद सिंह डोटासरा भी जाएंगे। इनके डॉक्टर पंकज गुप्ता ब्रज विकास परिषद बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो बच्चे घोटाले के अंदर लिप्त है, सीबीआई जांच कर रही है इनकी। एक बात यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है सर, कंपटीशन लगा हुआ है कि किसका भ्रष्टाचार बड़ा, कौन ज्यादा भ्रष्टाचारी। ये क्या वाकई में ये मुद्दा यहां पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों में मन में बातचीत हो रही है इसको लेकर। दरअसल चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा भाषणों तक तो सीमित है, लेकिन आम पब्लिक के अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं है। और जो मुख्य तौर पे जो चुनाव इन दिनों हो रहा है, उसमें बीजेपी की ओर से मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। सनातन और राम मंदिर को लेकर मुद्दे किए जा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा केवल भाषणों तक तो सीमित चल रहा है कि भाई भाषणों में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का। ललित यादव एक युवा है, भूपेंद्र यादव राजनीति के पुरोधा हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर चर्चा और बातचीत? दरअसल भूपेंद्र यादव को चूंकि संगठन के पुराने ये कार्यकर्ता रहे हैं, तो लोग जी अगला सवाल यहां पर करते हैं। एक मिनट यहां पे आम लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो चर्चा यहां पर नेताओं के बीच की आप देख रहे हैं, बताइए, बोलिए, कुछ बोलिए। भाई साहब, कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है इस बार, और 400 पार मोदी जी जा रहे हैं, सनातन की सरकार आने वाली है। बताइए, बोलिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? पिछले 5 साल में ये सारे लोग बैठे हैं। टीकाराम जूली ने जो चुनाव लड़ा अभी हमारे यहाँ, आप चलो, जितनी जेसीबी उसने चलाई, एक भी काम पे यदि दोबारा पत्थर लग गया हो, इन 4 महीनों में सारे काम झूठे थे, कुछ नहीं किया इन्होंने। काम करने के नाम पे सारा झूठा ढकोसला करते हैं ये लोग। वोट देने जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? अलवर के विकास के लिए वोट देंगे, और एक बड़े कद का प्रत्याशी हम अलवर को मिला है, हम माने भूपेंद्र जी को वोट देंगे। जो राम को लाए हम उसी को लाएं, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। ये मना करते कि राम पैदा ही नहीं हुए इस देश में, हमारी संस्कृति में राम पैदा नहीं हुए, ये इनकी संस्कृति है। अगर राम को हम लाएंगे और हमारे बीजेपी को लाएंगे। देखिए, इनके 8000 नेता अब तक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इनका तो परिवार गिनती रखी हुई है क्या? जारी है। और मैं कहता नहीं, लेकिन क्या गिनती कर रहे हैं? क्या टारगेट है? मैं कह रहा हूँ इनके कुछ नेता बचे हैं, वो भी अभी चुनाव तक सारे आ जाएंगे। इनके पास न नीति है न नियत है। इस देश में इन्होंने सफाया किया है। जी बोल रहे हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस। ये राम की बात करते हैं। राम का अगर राजनीतिकरण इन्होंने किया है, राम के नाम पे ये पार्टी लूट रही है, देश को गुमराह कर रही है। राम इस देश के हैं, राम सबके हैं। तो ये जो कहते हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, कांग्रेस डूबता जहाज नहीं है, भाजपा खत्म होती पार्टी है, इसीलिए इनको कांग्रेस से नेता इंपोर्ट करने पड़ रहे। बीजेपी कैंडिडेट पैसे दे देकर लोगों को ला रहे, गलत परंपरा अलवर में चला रहे, 500 रुपए में लोगों को भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। एक मिनट, ये बड़ा आरोप लगा है, मैं जाऊंगा उनके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर संस्कार हैं, सनातन धर्म के प्रति और इस देश की आस्था, राष्ट्र की सुरक्षा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज अपनी जो गारंटी दी है, उस गारंटी इसीलिए दी है। नहीं, बेरोजगारी सुनिए, पेपर लीक सुनो, बेरोजगारी पे बात करें तो मंदिर, शिक्षा पे बात करें तो मस्जिद। इन्होंने पहुंचाया अभी तक पता नहीं। ये दीवार नहीं है, लेकिन यहाँ पे नफरत की भी दीवार नहीं है, यही बात। हाँ ठीक है, एक इधर आता हूँ, बैठिए, सब अपने स्थान पर आइए। पूरे 5 साल गहलोत सरकार अपनी सरकार बचाती रही और अलवर के राजा अपनी प्रॉपर्टी बचाते रह गए। पूछो RDX कहाँ आया? उस तरफ चलता हूँ एक बार। कुछ लोग वहाँ पे शांत बैठे हुए हैं, उनसे भी सवाल करता हूँ। बैठिएगा। हाँ,
नहीं, एक कुछ युवा हो आप, कुछ तो बोलना होगा, यहाँ पे आके शूट करो, बताओ क्या मुद्दे हैं एक युवा के मन में? मुद्दे तो ये है, मोदी की गारंटी कब तक चलेगी जब तक पूरे नहीं होंगे। सबसे बड़ी बेरोजगारी की मुद्दा है, सबसे बड़े बेरोजगारी की मुद्दा है, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी की है। नौकरी खत्म कर रही है सारी सरकारी है, जो प्राइवेटेशन कर रही है जिससे आरक्षण खत्म हो सके। मोदी अच्छा, बिल्कुल। देखिए अलवर में मेरे को यहाँ पे कार्यक्रम खत्म करने का वक्त हो गया, क्योंकि इतनी अच्छी स्थान पर हम यहाँ पर आ गए हैं और अलवर का ये मिल्क केक बेहद प्रसिद्ध है और मैं चाहूंगा कि एक दूसरे को चुनाव में कौन जीते कौन हारे, अलवर किस मिठास से मुंह तो मीठा करा दीजिए एक दूसरे का। नहीं, एक दूसरे का मुंह तो मीठा कम से कम करा दीजिए। आपका तो मीठा कराइए मिल्क केक। नहीं, ठीक है, हाँ, इनका भी कराइए, इनका भी कराइए, इनका भी कराइए, आप भी कराइए। और इधर आप भी एक दूसरे का मुंह मीठा कराइए, मुंह मीठा कराइए एक दूसरे का, ये कराइए। हाँ, और जाहिर तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पर ये जो मिठास है ये ऐसे ही बनी रहे और जो इस परिसर में आज हमने चुनाव एक्सप्रेस का कार्यक्रम किया है, हम यही चाहते हैं कि इस नफरत की दीवार को पूरी तरह से पूरे देश में तोड़ना होगा। चुनाव एक्सप्रेस की टीम आज यहाँ अलवर में मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर अपने मेहमानों का करना चाहूंगा। कल फिर मिलते हैं भरतपुर में अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।